हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर लगे होंगे, है ना। मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो है फिर 50 प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस है, 50 प्रश्न इसमें हम करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट है, ये हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यूपी टीजीटी पीजीटी और इसके साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके किया गया है। इसका जो प्रश्न है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। ये जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। और ये जो है इसमें साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान इत्यादि सभी क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। हम सभी जो है अपने प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 50 तक हम लोगों ने देखा था। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताना था। तो हम लोग कल देखे थे, जो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 50 नंबर का जो प्रश्न होगा इसका जो है, इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, है ना। आगे हम सभी देखेंगे इनकी जो एक और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मौलिक ग्रंथ है कालिदास की निरंकुशता है। कालिदास की निरंकुशता, ठीक है। कालिदास और उनकी कविता। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा क्या है? व्याकरण की दृष्टि से जो अथवा शब्द है ये क्या है? तो ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग प्रायः शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग। और जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय प्रायः शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग प्रारंभ में लगता है ना। जैसे ज्ञान तो अज्ञान, है ना, आ उपसर्ग लग गया। और जैसे जो है प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। और संधि वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं, है ना। विच्छेद, इसे अलग करने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। आगे हम सभी देखेंगे, ये है अव्यय। हमारा क्या है? अथवा व्याकरण शब्द की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? देखिए, काव्य संग्रह पूछा गया है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या इसमें जो 52 है, ये विजयदेव नारायण शाही का है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। विजयदेव नारायण शाही का है, ठीक है। और अगर इनकी अन्य रचना जानना चाहें तो मछली घर जो चर्चित है, मछली घर हो गया। लघु मानव के बहाने हो गया। लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 53 देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, विजयेंद्र, सी अज्ञे, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बहुत जो है चर्चित प्रश्न है, फेमस प्रश्न है। सभी इसका आंसर बता पाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है ना। ऑप्शन डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी राहुल शंकरत्यान। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 54। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। किसका है? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? प्रश्न में नहीं शब्द आया है, इसे हम विशेष ध्यान देंगे। निराला जो है किस पत्रिका से संबंध निराला का नहीं है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? सुधा, इंदु, समन्वय और मतवाला। जो 55 नंबर का प्रश्न है ये है इंदु। इंदु समन्वय मतवाला पत्र के संपादक कौन है? देखिए, हाँ, 55 नंबर का प्रश्न है इंदु सुधा समन्वय और मतवाला पत्र के संपादक कौन है? सुधा समन्वय मतवाला के संपादक जो है निराला जी हैं ना। निराला जी हैं और इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद, ये दोनों हैं।
इंदु पत्रिका। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अंगद पैज किसकी रचना है? मतलब अंगद पैज की रचना किसने की है, ऐसे है प्रश्न। प्रश्न ऑप्शन है, एक नाभादास, बी है धरणीदास, सी है ईश्वरदास, डी है मलुकदास। तो जो 56 नंबर का प्रश्न है, ये अंगद पैज ये किसकी है? ईश्वरदास की रचना है। किसकी है? ईश्वरदास की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अंगद पैज किसकी है? ईश्वरदास की है। ठीक है, सत्यवती कथा भी ईश्वरदास की है, जो बहुत चर्चित है, सत्यवती कथा। और भरत मिलाप, अंगद पैज, ये तीनों ईश्वरदास की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गणिरास, जयमंग जसचंद्रिका। इसमें बताना है कि जो शालिभद्र सूर्य की रचना है, 57 नंबर का प्रश्न है, ये हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना, बी करेक्ट आंसर हमारा होगा। आगे हम सभी देखते हैं, ये जो है ये जैन आचार्य हैं, अच्छे कवि थे। और इनके साथ साथ जैसे नेमिनाथ रास की अगर हम रचना देखना चाहें, नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ की है ना। आगे हम सभी देखेंगे सुमतिगढ़ रास, जयमंक जस चंद्रिका, ये तो मधुकर कवि की है। किसकी है? मधुकर कवि की है, मधुकर की है। ठीक है, आगे हम सभी बढ़ते हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक ऑप्शन में है, ये हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उन विधा पूछा गया है कि अर्धकथानक किस विधा की, जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा या नाटक है। 58 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा है। किसका है? आत्मकथा है। और किसकी है? ये बनारसी दास जैन की है। बनारसी दास जैन की है अर्धकथानक, है ना, अर्धकथा। तो ये आगे हम सभी देखेंगे, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार, प्रश्न संख्या 59, है ना। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्ताज है। क्या है? रिपोर्ताज है। अल्मोड़े का बाजार ये जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। ठीक है, और क्या है? रिपोर्ताज है। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। 59 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, 59 नहीं 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? इसी तरह से देखते हैं। तो इसमें हम सभी देखेंगे, काव्य निर्णय भिखारीदास, रसरहस्य कुलपति मिश्र, रसविलास चिंतामणि, भावविलास केशवदास। तो जो 60 नंबर का प्रश्न है, इसका अगर आंसर हम सभी देखना चाहें तो इसका जो है काव्य निर्णय जो है भिखारीदास का है। काव्य निर्णय भिखारीदास का है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। रसविलास रचना रसविलास जो है, रसविलास चिंतामणि, है ना। और भाव विलास जो है ये देव की है। रसविलास चिंतामणि का भाव विलास देव की, केशव की नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा जो युग्म सही नहीं है वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न संख्या 61 है। हाँ, इस तरह से देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ऑप्शन ए है रसप्रिया, बी है रस आखेटक, सी है रसिक प्रिया, डी है प्रिया नीलकंठी। तो ये जो 61 नंबर का प्रश्न है, रसिक प्रिया, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया ये रेणु की कहानी है। कौन सी कहानी है रेणु की? प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, रसिक प्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। और अगर इनकी एक जो चर्चित है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठुमरी अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठीक है, लाल पान की बेगम आदि इनका है। और आगे हम सब देखेंगे जो प्रिया नीलकंठी है, प्रश्न डी वाला जो ऑप्शन है, प्रिया नीलकंठी, ये जो है कुबेरनाथ राय का निबंध संकलन है। ठीक है, रस आखेटक एवं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। आगे हम सभी देखेंगे वीर रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और शोक का
करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव, और भय का भयानक होता है। ठीक है, इस प्रकार से शांत का निर्वेद होता है। आगे हम सभी देखेंगे छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और वैसे इसका आंसर सभी प्रतियोगी को पता होगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो जो 63 नंबर का प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र का है। ये किसका है? डॉक्टर ने। करेक्ट आंसर हमारा डी, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला हम चलते हैं, अगला हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 64। प्रश्न संख्या 64 हमारा है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन ए है नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी है पहल ज्ञानरंजन, सी है तद्भव अभिलेख, डी है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो जो 64 नंबर का प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो इसका हो जाएगा दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। आगे बाकी सभी सही है। आगे हम सभी देखेंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 65 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऑप्शन ए है चंदन दास, बी मलुकदास, सी नानक, डी संत रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी 65 का हो जाएगा संत रैदास का है। किसका है? संत रैदास का है। और संत रैदास जो है विक्रम 15वीं शती मीरा के पथ प्रदर्शक रहे हैं। ठीक है, और ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं। आगे हम सभी देखेंगे झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ऑप्शन है राही मासूम रजा, बी है अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी है असगर वजाहत, डी है मुद्रा राक्षस। 66 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह इंपॉर्टेंट रचना है ये, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। ठीक है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और इनकी अन्य रचनाएं जहरवाद है, परिचित हो गए आप सभी, जहरवाद है। ठीक है, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें आदि इनकी रचना है। किसकी? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। आगे हम सभी देखते हैं प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है रामानंद, बी है कबीर, सी है मतीराम, डी है पद्माकर। प्रबोध 50 ये जो है किसकी है? पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की है। और इनके अन्य रचनाओं को अगर हम देखना चाहें तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रतापशाही बिरदावली, ये सभी क्या है? पद्माकर की रचना है। प्रबोध 50 ग्रंथ किसका है? पद्माकर जी का है ना। आगे हम सभी देखेंगे प्रेम का पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो कौन है रचयिता इसके? आलम, मतीराम, घनानंद, बोधा। बताइए आप सभी कौन है? 68 नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा बोधा का है ना। ये रीतिकाल के कवि हैं, बोधा का है ये, है ना। बहुत चर्चित रचना है ये। आगे हम सभी देखेंगे इसे। और अगला प्रश्न है जो हमारा सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। प्रश्न संख्या 69। तो ये हो जाएगा तमस। क्या हो जाएगा? तमस। तमस किसका है? भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। इसमें विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। और अगर बलचनमा देखें तो ये तो नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा। अपने अपने अजनबी, ये तो किसका है? अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तार सप्तक के संपादक भी रहे हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे बूंद और समुद्र की भी चर्चा कर लेते हैं। बूंद और समुद्री अमृतलाल नागर का उपन्यास है। किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट थी इसलिए बता दिया गया। 70 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 70 चलते हैं। 70 में है कलश का पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द जानते होंगे सभी। पर्याय का मतलब पर्यायवाची।
कलश का होता है जल पात्र, ये कुंभ होगा, है ना, कुंभ घड़ा बनता नहीं है कलश, तो वही चीज़ है यहाँ, कुंभ होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चंद्रिका का पर्याय है ना, व्याकरण से प्रश्न लिए गए हैं। तो 71 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रिका का कौमुदी होगा। क्या होगा? कौमुदी होगा। आगे हम सभी देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति, तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो ये तो बकरी बहुत चर्चित है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। 72 नंबर का डी हो जाएगा। और लड़ाई और गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, ठीक है, ये किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, बहुत फेमस है। आगे हम सभी देखेंगे, प्रत्येक कहने का मतलब इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक कहाँ है? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, दो ऑप्शन में दिया गया है, बी हो जाएगा इसका, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। और इसमें कौन सी संधि है? इको एड़च से यण संधि है। क्या है? यण संधि है ना। आगे हम सभी देखेंगे, पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य को। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। 74 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर हम सभी करेंगे आखिरी दांव में है, डी है। ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। क्या है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। अगर भगवती चरण वर्मा का और देखें, भूले बिसरे चित्र, है ना, और टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, ये सभी इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है इसमें, है ना? तो प्रश्न इस शब्द को पढ़ने से क्या, समरस थे जड़ चेतन, सुंदर साकार बना था, इससे पढ़ने से किसकी अनुभूति हो रही है? प्रश्न संख्या इसमें श्रृंगार रस तो होगा नहीं, करुण होगा नहीं, शांत भयानक भी नहीं है, कौन है? शांत रस है। क्या है? शांत रस है। 75 का प्रश्नानुसार क्या है? शांत रस है ना, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले की बात हो रही है, शांत रस है इसमें। और इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। आगे हम सभी देखेंगे, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? युग्म पूछा गया है कि जो सही नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी, आमा चित्रामत, तत्सम राजेश सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, चांद चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 77 नंबर का, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार बनता है परीक्षा में। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामी, बी है देवसेना, सी है कार्नेलिया, डी है मधुलिका। ध्रुव स्वामी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, है ना। आगे देखेंगे हम सभी, बहुत चर्चित नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का ये ध्रुव स्वामी। आगे 77 नंबर का है, अपना आंसर हम सभी देखना चाहेंगे, ये कार्नेलिया गाती है, किसका है? कार्नेलिया का है। और जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त नाटक का विशिष्ट स्थान है, किसका? चंद्रगुप्त नाटक, है ना। और यह जो है 1931 में लिखा गया था। आगे हम सभी देखेंगे 78 नंबर का, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये प्रश्न बना था, है ना, ये प्रश्न बनता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। 78 नंबर का जो प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार है और अव्ययी भाव समास, है ना। परमानंद मतलब जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, यानी कि श्रेष्ठ है जो आनंद। तो जिस शब्द के दोनों पदों में एक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? समास है ना। कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ठीक है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता, द्वंद्व समास हो जाता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग लगा होता है, तो अव्यय भाव समास। उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, उत्तर जिसमें प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है।
आगे हम सभी अपने प्रश्नों को देखेंगे। जो 80 नंबर का प्रश्न है, अभी हम लोगों को 20 प्रश्न और करने हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है अभिमान, अभाव, भाव, अभाव। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। तो 81 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या है? 81 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध तो सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। और सिद्धों की संख्या अगर पूछी जाए तो 84। कितनी मानी गई है? 84। और जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। और सबसे पहले, और यही मतलब सार्वजनिक है, मतलब सभी लोग जो है इन्हीं को मान्यता प्रदान की गई है। आगे हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवियों की बात की गई है तो सुंदरदास नहीं है, बाकी कुंभनदास, सूरदास, नंददास ये सभी हैं। सुंदरदास ये नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। सूरदास हैं, कुंभनदास, नंददास हैं, सुंदरदास नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 83 नंबर का जो प्रश्न है, कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर जो है किस धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 83 देखेंगे हम सभी। 83 में देखेंगे जो है कबीर जो है बिहारी। कबीर कहाँ से आ गया दिमाग में? थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे, है ना। जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में दिमाग भटक जाता है और दिमाग में रहता कुछ और मुंह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्षमा चाहूँगी इसके लिए। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी जो है किस धारा के कवि है? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद और रीति बुद्ध, है ना। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ये तो ऐसे ही दे दिया गया है 4 ऑप्शन पूरा करने के लिए। 83 नंबर का जो प्रश्न है, बिहारी से बना है। बिहारी जो है ये जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध, रीत मुक्त, है ना। आगे हम सभी देखेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और प्रश्न संख्या, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद्र के बारे में पूछा गया है। प्रेमचंद्र के जितने भी उपन्यास हैं बहुत चर्चित हैं। इनकी जितनी कहानियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और प्रेमचंद्र के उपन्यास की बात की जा रही कि आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी हैं। इनमें बताना है तो 84 नंबर का जो प्रश्न है ये आदर्शवादी है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। 85 नंबर का जो प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? हिंदी की किस काव्यधारा पर? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? जो 85 नंबर का प्रश्न है तो ये हो जाएगा छायावाद। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर छायावाद हो जाएगा। आगे देखेंगे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत चर्चित है और परीक्षा में कई बार आई है, पूछी जाती है ये पंक्ति। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? है ना, कविता पूछा गया है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास को कुरमुत्ता, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ना। तो ये जो प्रश्न है 86 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। आगे हम सभी देखेंगे 87 नंबर का जो प्रश्न है, 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। हरिशंकर परसाई जो है व्यंग के लिए जाने जाते हैं, है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद्र के फटे जूते, जीप पर सवार झिल्लियाँ। 87 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी देखेंगे तो जो है जीप पर सवार झिल्लियाँ, है ना। ये शरद जोशी का है। किसका है? शरद जोशी का है। शरद जोशी का है। जीप पर सवार झिल्लियाँ शरद जोशी का है। बाकी जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली 88 नंबर का जो प्रश्न है ये तो यात्रा वृतांत है। एक बूंद सहसा उछली। आगे देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है?
ये नंद दुलारी वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, प्रभाकर स्रोतीय। तो इसमें जो 89 नंबर का प्रश्न है इसका हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। कृति का क्या नाम है? आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे हम सभी। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? यहाँ मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ में जो है सही नहीं आया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, है ना। दोबारा से कोशिश रहेगी कि प्रश्न अच्छे से दिखें। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं, इसमें इसके जो लेखक हैं इसमें बताया गया है। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसके लेखक हैं जैक देरिदा, है ना, जैक देरिदा। ठीक है, आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक। 91 नंबर का जो प्रश्न है हम सभी इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ये है प्रश्न। शिवदान सिंह चौहान ऑप्शन ए है, बी है शिव कुमार मिश्र, सी है चंद्र प्रकाश गुप्त और डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी क्या है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो जो 91 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाकी सभी हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? विजयदेव नारायण शाही की है। जायसी, सूरदास, साहित्यलोचन, रसमीमांसा। 92 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी। क्या हो जाएगा? जायसी हो जाएगा। जायसी जो है विजयदेव नारायण शाही की आलोचनात्मक कृति है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। बी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। खड़ी बोली में साहित्यिक, ये तो सही है। इसमें ये कथन से प्रश्न लिया गया है, इसमें सही कौन सा है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है हमारा, इसमें जो 93 नंबर का प्रश्न है इसका हो जाएगा बी, यानी कि ए और सी सही है। ए सही है और सी सही है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। आगे हम सभी देखते हैं, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑप्शन है बी, देखते हैं ये कथन से है। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी है, ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है ना, पुरुष वर्णों का अभाव है, हो ही नहीं रहा है। आगे देखेंगे हम सभी। हाँ, इसमें देखेंगे इसका जो 94 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आंशिक, ए आंशिक सही है और बी सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। बी है, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है ना। इसमें देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। ए सही है, बी आंशिक सही है, डी ए गलत है, बी सही है। इसमें बताना है। 95 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हम सभी को बताना है। इसका होगा बी। ए और बी दोनों सही हैं। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। दोनों सही है। 95 नंबर का प्रश्न हो गया। 96 पे चलते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे, आत्मानुभूति की ये व्यक्ति, बी है साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, सभी कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये सभी सही है इसमें। आगे देखेंगे 96 नंबर का ए हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इतिहास ग्रंथ है, इनका सही क्रम बताना है। तो जो है इसमें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु। द्वि है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु। विनोद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु। विनोद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 97 नंबर का जो प्रश्न है इसे बताना है। तो जो 97 नंबर का प्रश्न है इसमें इसका हो जाएगा डी, मिश्र बंधु। विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। ये जो है पहले हम सभी इसको देख लेते हैं, इसका डेट देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद 1913, मिश्र बंधु विनोद 1913। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये तो 29 है ना, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 हो जाएगा, है ना, 1929। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ये 1938 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ये क्या है 1938 है। और हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है 1940 है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले होगा ये हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे हम सभी हिंदी, सबसे पहले हम सभी क्रम को लिख लेते हैं, क्रम को फिर से देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद है ना, मिश्र बंधु विनोद 1913 है ना, 1913 हो गया, तो ये पहले आ गया। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, फिर 29, फिर आलोचनात्मक इतिहास 38, फिर चाहे साहित्य की भूमिका सबसे लास्ट में रहेगा। मिश्र बंधु विनोद पहले, मिश्र बंधु विनोद किसमें, हिंदी साहित्य की भूमिका पहले नहीं, सबसे लास्ट में। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, मिश्र बंधु विनोद सबसे पहले आएगा, है ना, मिश्र बंधु विनोद। और साहित्य की भूमिका इसमें कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है। साहित्य की भूमिका जो है आलोचनात्मक, साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 40 में है साहित्य की भूमिका, तो ये बाद में होना चाहिए था, थोड़ा सा यही है, इसमें सारा गलत है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। नहीं तो मिश्र बंधु विनोद आएगा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, फिर जो है इस तरह से होगा। आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। बी है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। सी है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। डी है विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। इसका सही क्रम हम सभी को बताना, जो 98 नंबर का प्रश्न है। रामचरित मानस, इसका जो है बी हो जाएगा, रामचरितमानस है, फिर दोहावली है, तब गीतावली, विनय पत्रिका है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 99 नंबर का प्रश्न है। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? जन्म तिथि की दृष्टि से, जन्म तिथि की दृष्टि से श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त इसमें बताना चाहूँगी मैं, जैसे श्रीधर पाठक, सबसे पहले श्रीधर पाठक है ना, श्रीधर पाठक हो गए। और इसके बाद जो है श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। तो इस हिसाब से रामनरेश त्रिपाठी करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। 100 प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, जो इस क्लास का जो है लास्ट प्रश्न है। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, आत्मजयी, और यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। तो इसमें हम देखेंगे, इसका पहले डेट देख लेते हैं। जैसे यशोधरा जो है, यशोधरा 1932 है, यशोधरा 32 हो गया, यशोधरा 32। उर्वशी 1961, उर्वशी 61, कनुप्रिया, आत्मजयी 1965। तो इसमें जो है यशोधरा सबसे पहले है, तो डी ऑप्शन में यशोधरा सबसे पहले है, तो यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। करेक्ट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्लास में 50 प्रश्नों को किया है ना। आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हों ये थोड़ा सा अच्छे से आएँ। और हम सभी फिर मिलेंगे, एक नए क्लास के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो आप सभी इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।